हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि 2008 में खुली हुई है। बट शुरुआत में जब ये 2008 में खुली थी तो इसका नाम जो है रत्नागिरी फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रखा गया। फिर इन्होंने फिर नाम चेंज किया 2015 के अंदर में, जिसका नाम विक्रांत इंजीनियरिंग एंड एग्जीम प्राइवेट लिमिटेड रखा। फिर इन्होंने फिर नाम चेंज किया 2024 के आसपास में, एंड उन्होंने फिर से जो एग्जिम है इसको हटा दिया और विक्रांत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से रखा। फिर इन्होंने फिर नाम चेंज किया, जो कि हमने लिमिटेड जो है प्राइवेट को भी हटा दिया, जो कि आईपीओ से पैसा उठाने के लिए जरूरत पड़ती है। अब ये कंपनी जो है ईपीसी प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेती है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमें पावर जो लाइंस होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो पिलर्स बनाने पड़ते हैं, तो वो उस टाइप की ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कंपनी लेती है। वाटर प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है, जैसे वाटर के स्टोरेज के हो गए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने का काम, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कंप्लीट करने का काम करती है। साथ में रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी कंपनी लेती है, जिसमें रेलवे से कुछ भी रिलेटेड लाइनें बिछानी हो एंड एवरीथिंग, है ना। पावर पावर लाइन बिछानी लगानी हो रेलवे के साइड के अंदर में, या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट जो कंपनी जो रेलवे के होते हैं उनको कंपनी लेने का काम करती है, बाद में पूरा करती है। तो इस आज के दिन ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करती है, और साथ में ही जो अलग अलग जो सेक्टर के जो प्रोजेक्ट हमको लेती है। और बाकी कंपनी बोल रही कि हम किसी भी सेक्टर का काम नहीं छोड़ेंगे, हमें जहाँ पे काम मिलेगा हम वहाँ पे करेंगे। इसलिए कंपनी के काफी डाइवर्सिफाइड यहाँ पे पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। राइट, तो अब कंपनी की आज के दिन जो पूरी वैल्यू है वो है लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास में। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा हम कंपनी को और समझ लेते हैं। तो ये कंपनी का टाइमलाइन स्ट्रक्चर है। 2008 में ये खुली थी, फिर यहाँ पर कंपनी ने अपने जो ये जो माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव किए हैं, और इन माइलस्टोन्स को आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ में कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी नहीं है। जॉइंट वेंचर्स जरूर कंपनी के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लगभग 4 के आसपास में। एक ये जॉइंट वेंचर है जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कंपनी का 74% मालिकाना है। जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक कंपनी को होती हैं, बट वहाँ पे जो मालिकाना हक होता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। बट वो एक सब्सिडरी की तरह रोल प्ले नहीं करती, वो एक अलग अपने आप में एक पूरी अलग डिफरेंट कंपनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला, ये एक दूसरी कंपनी है जिसके अंदर में कंपनी का 95% मालिकाना है जॉइंट वेंचर के अंदर में, और इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में 98% मालिकाना है। तो मेनली देखा जाए तो जॉइंट वेंचर जो है वो कंपनी के ही है, क्योंकि 75% के आसपास में कंपनी के पास में या उससे ऊपर मालिकाना हक ही है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी को आज के दिन जो चला रही है इसको 2500 करोड़ रुपए की कंपनी, वो उनका नाम है राकेश अशोक मार्खेडकर। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी इनके पास में ठीक ठाक इनकी एज है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, जिसको आप लोग यहाँ पर आराम से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये आज के दिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए की सैलरी सालाना लेते हैं। कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है अपने काम के लिए वो मोस्टली कंपनी द्वारा ओन्ड है, और कुछ लीज पे भी ले रखे हैं। मेनली ओन्ड है, दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 761 एम्प्लॉइज पूरी कंपनी के में आज के दिन काम कर रहे हैं, और 15% लोग जो है हर साल छोड़ देते हैं कंपनी को और नए लोग आ जाते हैं। एट्रिशन रेट ठीक ठाक यहाँ पर अच्छा खासा देखने में कंपनी के सेक्टर के हिसाब से है भी, वो मतलब जिस टाइप का सेक्टर है, जिस टाइप का काम है कंपनी का, उस टाइप को देखते हुए एट्रिशन रेट ठीक ठाक नॉर्मलाइज लग रहा है। बट 15% थोड़ा सा हाई टर्म में ही है, बट कहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड हो जो रजिस्टर्ड है वो नहीं नजर आ रहा, पेंडिंग में नजर आ रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने अप्लाई ही यहाँ पर लेट किया हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है नाम एंड लोगो एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से 88% रेवेन्यू आ जा रहा है, बिकॉज कंपनी के जिस टाइप के काम है उस टाइप के जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मेनली मिलते हैं, वहाँ पर टॉप 10 कस्टमर्स इज इनफ। 88% रेवेन्यू वहाँ से कंपनी का आ जा रहा है। अब जैसे मान के कोई गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा मिल गया, राइट, तो सिंगल कस्टमर उससे 100% रेवेन्यू निकल के आ गया, तो वो ये इस टाइप की कंपनी के साथ में यही होता है। टॉप 10 कस्टमर्स इज अगेन फाइन ओवर हियर। अब यहाँ पे मेनली जो है इनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज जिस टाइप के पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुछ ही प्राइवेट कंपनियां, बाकी मेनली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वही आपको यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आज के दिन ऑन गोइंग मेजर जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 246 करोड़ का है, 227 करोड़ का है। तो ये प्रोजेक्ट आज के दिन ऑन गोइंग चल रहे हैं, जिनको आप लोग आराम से पहुंच करके यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है वो ट्रांसमिशन लाइनों वाले, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो बड़े बड़े पिलर्स वगैरह खड़े करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेनली कंपनी का जो कंपैरिजन होने वाला है यहाँ पर वो इसी सेक्टर से रिलेटेड जो दूसरी कंपनियां, जैसे अभी रिसेंटली एक कंपनी का आईपीओ आया था, ट्रांस रेल नाम से कुछ था, अभी देखेंगे हम लोग, वो भी
ये इसी ट्रांसमिशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस में ही काम करती है। तो उसको मार्केट ने क्या वैल्यू दी उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इसको भी मार्केट क्या वैल्यू दे सकता है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी अब थोड़ा सा हम जो बैलेंस शीट है उसको भी समझ लेते हैं। बैलेंस शीट को समझने के बाद में हम लोग थोड़ी सी एक चीज़ को और देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पूरी कंपनी में जो पैसा लगा हुआ तो वो देख रहा है 1354 करोड़ रुपए देखने को मिल रहे हैं, 1354 करोड़ रुपए। जिसमें से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा 467 करोड़ है। दैट मीन्स की कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड। साथ में कंपनी ने लोन भी यहाँ पर ठीक ठाक 36 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है। शॉर्ट टर्म लोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन भी 200-250 करोड़ के आसपास में ले रखा है। बट लॉन्ग टर्म लोन का अगर देखते हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट कंपनी का यहाँ पर उधारी जो है वो ठीक ठाक इन्होंने सामान जो उधारी पे लेते हैं वो अच्छा खासा ले रखा है, राइट। सो डेट टू इक्विटी रेशियो जिस टाइप का काम है, जिस टाइप की कंपनी है, जिस टाइप का यहाँ पे जो फैला हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पे हम अगर प्रथम दृष्टया देखते हैं तो बुरा लगता है। बट अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो इतना बुरा नजर नहीं आ रहा है। इट्स नॉर्मल है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो 524 करोड़, फिर 785 करोड़, फिर यहाँ पर 915 करोड़। इसी को अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर में कंपनी 42, 76 और यहाँ पर 76 करोड़ के आसपास में कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाले हुए नजर आ रहे हैं। जो कि ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर वो लगभग 8% के आसपास में थे, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2023 में। फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 9% के आसपास में हो गए और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग अगेन वापस नीचे गिर के 7-8% के आसपास में हो गए हैं। तो नेट प्रॉफिट्स काफी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग है बेस्ड ऑन द कंपनी के प्रोजेक्ट्स एंड उसमें जो कॉस्टिंग लगने वाली है उसके हिसाब से। सो नॉर्मली हम लोग मान के चल सकते हैं कि 7-8% के आसपास में कंपनी जो है ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है। दैट्स अगेन फाइन, दैट्स नॉट अ बैड थिंग क्योंकि जिस टाइप के कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखते हुए ठीक लग रहा है। थोड़ा सा कंपनी अब सरकारी प्रोजेक्ट है मेनली तो कैश फ्लो की दिक्कत आ सकती है, तो उसको हम देख देते हैं कंपनी कैश टाइम पर सरकार से निकाल ले पा रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिला कैश जनरेटेड इज ओके, तो ये भी सरकार से कैश टाइम पे नहीं निकाल पा रही है। अब सरकार से या टाइम पे कोई भी कैश नहीं निकाल ले पा रही है, ये कैसे हो पा रहा है अडानी को छोड़ के? बाकी सभी लेट कर पा रही है, अडानी टाइम पे निकाल ले पा रही है। यहाँ पे 66 करोड़ है। पिछले साल इनको नेगेटिव में था, इस बार 129 करोड़ फिर से कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दी और स्टिल पैसा अभी तक आया नहीं। तो कैश फ्लो की दिक्कत रह सकती है फ्यूचर के अंदर में भी इस कंपनी की। बट जिस टाइप के प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर रही है फ्यूचर के अंदर में और अच्छी अर्निंग्स भी कर सकती है। तो अभी नेट प्रॉफिट के हिसाब से देख लेते हैं कंपनी का जो आज के दिन कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाले हैं वो है 76 करोड़ के आसपास में। तो 75 करोड़ के आसपास से हम लोग पी और पी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो अब जो कंपनी की मेनली दिक्कत कौन सी है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जो कि कंपनी का रोजमर्रा का जो प्रोजेक्ट मिले हुए हैं उनको पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो वही कंपनी की मेन दिक्कत है इस टाइप की कंपनी के अंदर में, राइट। या फिर और जो कंपनी को एसेट्स जरूरत पड़ती है जैसे मशीनरी वगैरह प्रोजेक्ट कंपनी पे वो उनकी इनकी जरूरत होती है। तो अब आईपीओ से कंपनी पैसे उठाने की कोशिश कर रही है जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देखने में मिल रहा है कंपनी की वर्किंग कैपिटल के लिए ही कंपनी पैसा उठा रही है, उसी में कंपनी लगभग 541 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है। तो यहाँ पर कंपनी पूरी जो वैल्यू लगा रही है 2500 करोड़ और ये अपना आईपीओ लेके आ रही है 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। 97 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया और टोटल 772 करोड़ रुपए उठा रहे, जिसमें से 721 तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और 51 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स भी यहाँ पर अपना स्टेक सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कंपनी को देखा, अब कंपनी के अंदर में पैसे अच्छे खासे जा रहे हैं और वो वर्किंग कैपिटल में जा रहे हैं। हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल में कंपनी की जरूरत है बिकॉज काम प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। और बाकी थोड़ा सा बहुत जो प्रमोटर्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम भी जो बहती गंगा है आईपीओ के पैसे उठाने की उसमें से हम भी थोड़े बहुत जेबें भर लें, तो वो भी अपना जेब भरने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दो यहाँ पर मालिक लोग हैं उनके पास में 81-82% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ कंपनी के अंदर में था। आफ्टर द आईपीओ 58-59% के आसपास में रह जाने वाला है, राइट। सो नाउ वी नो कि व्हाट कंपनी डज, व्हाट कंपनी इज आस्किंग फॉर एंड वो क्या कहाँ पे यूज करने वाली है पैसों को, राइट। तो अब आज के दिन अगर देखते हैं तो कंपनी को आज के दिन जो मालिक जो प्रमोटर जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी वही कंपनी के मेनली यहाँ पर प्रमोटर भी उन्हीं के पास में कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक भी है। सो उन्हीं की चलने वाली है, कोई लिटिगेशन केस वेस भी कंपनी पे आज के दिन खास नजर नहीं आ रहा है। दैट्स अगेन फाइन, राइट। सो ओवरऑल अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं इस कंपनी को जो कितना पैसा कमा रही थी 75 करोड़, 75 करोड़ से 2500 करोड़, तो 2500 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है। तो यहाँ पर पी रेशियो निकाल के देखते हैं तो यहाँ पर 2500 करोड़ 2500 और 75, तो यहाँ पे 33 का पी रेशियो जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कल्पतरू 31, इसका है 41 और ये जो अभी रिसेंटली आई थी ट्रांस रेल लाइटनिंग्स लिमिटेड
रिसेंटली आईपीओ, तो इसको कम मार्केट ने 27 का पी रेशियो वैल्यू दे रखी है, और ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है कितने पे, 33 के पी रेशियो। दैट मीन्स ये कंपनी अपनी जो वैल्यू लगा रही है ऑलरेडी ज़्यादा लगा रही है कमाई के हिसाब से। बट हम लोग पीबी रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से भी वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू लगाई रही है, राइट, इस आईपीओ के अंदर में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो नेटवर्थ इज बिफोर द आईपीओ इज 467 करोड़ रुपीज, और लगभग 700 करोड़ के आसपास में और जा रहा है, राइट। तो 500 प्लस 700 तो लगभग 1200 करोड़ रुपए होता है। 1200 करोड़ तो 1150 मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। तो 1100 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 2.1 2.2 के आसपास का पीबी रेशियो नजर आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 3.4 4.8 5.57, दैट मीन्स की कंपनी ने नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू ठीक लगाई है, राइट। तो ओवरऑल नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू ठीक है, बाकी कमाई के हिसाब से वैल्यू ठीक नहीं है। एंड अब मार्केट जो है इसको थोड़ी बहुत वैल्यू दे सकता है, थोड़ा बहुत अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन में आ सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिलहाल को ठीक नहीं लग रही है। लॉन्ग टर्म का मतलब 2-3 साल के आगे की बात अगर हम लोग करते हैं तो ठीक लगे, बिकॉज इस सेक्टर के अंदर जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, क्योंकि ये हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ले रही है, तो इसकी जो पर्टिकुलर एक सेक्टर में एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो उसके लिए आई थिंक काफ़ी भाई जो है उसको लॉन्ग टर्म में भी इसको थोड़ा सा इग्नोर करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज कुछ कंपनियां जैसे ट्रांसरेल है, तो वो पर्टिकुलरली जो ट्रांसमिशन जो लाइन है उसी के अंदर में कैटर करती है, तो वो उसी सेक्टर के अंदर में कैटर करती है। कुछ कंपनियां जो कि वाटर से रिलेटेड जो सेक्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं के अंदर में कैटर करती है। ये हर जगह हाथ मार रही है अपने, तो वो थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बिकॉज एक चीज के अंदर में फिक्स नहीं है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन काफ़ी जो सेफ होते हैं जो वो लॉन्ग टर्म में भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी इन्होंने वैल्यू ऑलरेडी ठीक ठाक लगा ली है, बाकी पीबी रेशियो के हिसाब से थोड़ी सी वैल्यू बची है, जिसका इसको आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन मिल सकता है। थोड़ा सा हम लोग जीएमपी को भी इसको चेक करते हैं, राइट, तो वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत 20% के आसपास में देखने को मिल रहा है। बट तो ये और कम हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा और डिप ले लेता है। ओवरऑल मार्केट जब तक इसका आईपीओ खुलता है तो इसमें थोड़ा बहुत आपको और डिप देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन का थोड़ा बहुत गेन के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, बाकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में थोड़ा पॉजिटिव इस कंपनी को लेकर के कम ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार फिर से पूछें, उसके पास डिस्कस करें और अपना फाइनल डिसीजन उनसे पूछ के ही बनाएं। दैट्स ऑल, सी यू।